तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर जो अपन सोम सब्जेक्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक तक। आज हम दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इंट्रोडक्शन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और मैं आपके यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर 2004 में यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों, और ये सब क्वेश्चन IAS मास्टर में है दोस्तों। आप बुक भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत ही शानदार बुक है। जैसे कि अपन फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। तो दोस्तों आप सबको मालूम है कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या होती है, 0 से 0.5 ये होती है दोस्तों पॉइजन रेशियो की वैल्यू। अब नीचे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो पॉइजन रेशियो है म्यू, उसके बारे में अपन फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन जानते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने यहाँ पर दिख रहा है कि द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेंथ टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ, इसी को अपन क्या कहते हैं, पॉइजन रेशियो कहते हैं दोस्तों। जो वैल्यू है ये इंजीनियरिंग मटेरियल की वैल्यू है, जो कि 0 to 0.5 तक लाइव करती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों मटेरियल एंड पॉइजन रेशियो की वैल्यू। ये मटेरियल पर डिपेंड करती है पॉइजन रेशियो की वैल्यू दोस्तों। जैसे कोर्क है तो कोरिक के लिए 0, कंक्रीट के लिए 0.1 से 0.2, एल्यूमिनियम के लिए 0.33, कास्ट आयरन के लिए 0.2 से 0.3, स्टील के लिए 0.27 से 0.3 एंड प्लास्टिक परफेक्टली इलास्टिक रबर के लिए 0.5। तो दोस्तों यहाँ पर ये वैल्यू आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इनमें से किसी भी मटेरियल का वो पॉइजन रेशियो पूछ सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे कि जो जनरली स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम है, इनका 0.25 से 0.40 के बीच में रहता है दोस्तों पॉइजन रेशियो की वैल्यू। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि प्रूफ रेजिलेंस इज़ द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट। जो प्रूफ रेजिलेंस है वो कहाँ तक मैक्सिमम एनर्जी कहाँ तक स्टोर करता है, तो इसमें है दोस्तों ऑप्शन लिमिट ऑफ प्रोफेशनलिटी, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपने जैसा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा होगा, वहाँ पर इलास्टिक लिमिट तक प्रूफ रेजिलेंस क्या करता है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो इलास्टिक लिमिट होगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करता है, तो उसे अपन कहते हैं प्रूफ रेजिलेंस, इलास्टिक लिमिट तक। तो अपन नेक्स्ट यहाँ भी आप यहाँ समझ सकते हैं प्रूफ रेजिलेंस किसे कहते हैं, कि प्रूफ रेजिलेंस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब अप टू द इलास्टिक लिमिट। कहाँ तक मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करता है, कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक, उसे अपन प्रूफ रेजिलेंस कहते हैं, और विदाउट क्रिएटिंग ए परमानेंट डिस्टोर्शन। तो दोस्तों नेक्स्ट ये आपके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, यहाँ पर जो यहाँ पर इलास्टिक लिमिट है ये यहाँ तक, तो यहाँ तक इसे कहेंगे अपन प्रूफ रेजिलेंस दोस्तों। और जो प्रूफ रेजिलेंस है या मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस है, उसका ये फॉर्मूला है दोस्तों, जिसे अपन कहते हैं σ²/2E ये दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर जो प्रूफ रेजिलेंस है उसे अपन बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इनटू वॉल्यूम, या फिर मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस निकालेंगे अपन दोस्तों तो यहाँ पर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, द स्पेसिमेन इन अ चारपी इम्पैक्ट टेस्ट इज सपोर्टेड एज अ। तो दोस्तों जो टेस्ट करते हैं अपन चारपी टेस्ट, तो कौन से स्पेसिमेन पर करते हैं, कौन सी बीम पर करते हैं, तो कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स बीम। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम पर अपन क्या करते हैं, चारपी इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट में आपके लिए अदर ऑप्शन है उनके बारे में भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 4P इम्पैक्ट टेस्ट है वो मेज़र द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय स्टैंडर्ड नॉच स्पेसिमेन, किसके लिए करते हैं, नॉच स्पेसिमेन के लिए करते हैं, वाइल ब्रेकिंग अंडर एन इम्पैक्ट लोडिंग। द 4P इम्पैक्ट टेस्ट कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज एन इकोनॉमिकली क्वालिटी कंट्रोल मेथड टू डिटरमाइन द नॉच सेंसिटिविटी एंड इम्पैक्ट टफनेस ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल दोस्तों। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, कि जैसे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर अपन लोड अप्लाइड करेंगे, तो दोस्तों ये 4P टेस्ट कौन सी बीम के लिए किया जाता है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा
नॉट, ये आपको बहुत ही याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देयर इज़ अनदर मेथड आल्सो मेजर द इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल्स। जैसे आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट होता है दोस्तों, उसके द्वारा भी अपन चेक कर सकते हैं दोस्तों। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ चारपी टेस्ट है दोस्तों, जैसे आइजोड है, तो आइजोड क्या करता है दोस्तों, द स्पेसिमेन सपोर्टेड एज कैंटिलीवर बीम। तो जब भी दोस्तों जैसे आपके पास क्वेश्चन आया था कि चारपी टेस्ट किस बीम के लिए यूज होता है, तो वो किसके लिए होता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने लिख दिया चारपी की जगह आइजोड टेस्ट। तो ये किसके लिए होता है, ये होता है कैंटिलीवर बीम के लिए दोस्तों। और चारपी टेस्ट होता है वो होता है सिंपली सपोर्टेड के बीम के लिए। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पिछली बार उन्होंने चारपी टेस्ट दिया था किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। आ जाए मौका इस बार आपको दे दे वो आइजो टेस्ट किसके लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए। तो ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर कि नॉच फेस इन आइजोटेट इज फेसिंग द स्ट्राइक वाइल इन चारपी टेस्ट। जो नॉच फेस रहता है आइजो टेस्ट के अंदर, उसमें जो स्ट्राइक करते हैं अपन, वो स्ट्राइक वाइल इन चारपी टेस्ट में, जो चारपी टेस्ट में जैसे कि वो स्ट्राइक करते हैं अपन, तो नॉच फेस पर करते हैं दोस्तों। द नॉच फेस इज पोजिशनिंग अवे फ्रॉम द स्ट्राइकर्स। जो नॉच फेस रहता है उसका, वो जो स्ट्राइकर रहता है उससे दूर रहता है दोस्तों चारपी टेस्ट के अंदर। और आइजोड के अंदर जो नॉच फेस रहता है वो स्ट्राइकर के पास ही रहता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइजोड टेस्ट। तो आइजोड टेस्ट ओनली वी नॉच इज यूज्ड वाइल इन चारपी टेस्ट। तो आइजोड टेस्ट है दोस्तों, तो वो वी नॉच के लिए यूज किया जाता है। एंड जो चारपी टेस्ट है वो आपके लिए वी नॉच एंड यू नॉच दोनों नॉच के लिए चारपी टेस्ट यूज किया जाता है दोस्तों। आइजोड टेस्ट ओनली वी नॉच के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से फिर से आ गया कि पॉइजन रेशियो, लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो किसे कहते हैं। तो लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो दोस्तों वही 0.5 तक होता है दोस्तों। तो ये 0.50 ये करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों पॉइजन रेशियो की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा पूछी गई है दोस्तों, आपके लिए ये मैंने सब कुछ बता दिया दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका अपन को डायरेक्ट आंसर याद रखना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर है, ए स्क्वायर ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू स्टेट ऑफ सिंपल शियर, द लीनियर स्ट्रेंथ ऑफ द डायगोनल सेल बी इक्वल टू। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो हाफ द शियर स्ट्रेंथ होगा, जो कि दोस्तों यहाँ से निकला के आया है। इतना बड़ा अपन को सॉल्यूशन करना पड़ता है तब जाके ये आंसर आया है दोस्तों। तो अपने पास इतना टाइम नहीं रहता है, इसलिए अपन को ये आंसर याद रखना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके अपन यहाँ पर टिक कर सकते हैं कि हाफ द शियर स्ट्रेंथ के बराबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे उसने पूछा है कि यंग मॉडुलस ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यहाँ पर एन से दर्शा रखा है, यूँ तो ये जी से भी दर्शाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है उन्होंने जी की जगह एन कर दिया दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होना चाहिए आपके पास। तो ये होता है 2g 1 प्लस म्यू, ये होता है दोस्तों। जैसे कि उन्होंने जी की जगह क्या रखा है, एन रखा है, तो अपन रख देंगे यहाँ पर 2n 1 प्लस म्यू। तो दोस्तों ये कौन सा है, ये थर्ड नंबर का है, तो आप यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर जो है, इफ P इज द टेंसाइल स्ट्रेस इन अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ L with B एंड थिकनेस D, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज गिवन एज। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपन को निकालना है दोस्तों, जो कि टेंसाइल फोर्स लग रहा है एक, उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अपन ने वहाँ पर निकाला था सिग्मा ई, जैसे कि एक्स डायरेक्शन में 1 - 2 म्यू आया था दोस्तों यहाँ पर। तो वैसे वैसे ही यहाँ पर है, इसमें एक्स डायरेक्शन नहीं दिया है, फोर्स दिया है, लोड दिया है, तो अपन उससे यहाँ पर क्या करेंगे, P अपॉन ई, तो 1 - 2 म्यू वही है दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चाहे आप वैसे निकालो या फिर ऐसे निकालो, दोनों ही सेम है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू स्मॉलर सेक्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ टेंशन इज कॉल्ड। तो दोस्तों डक्टिलिटी होगा दोस्तों, या ड्रॉ इनटू वायर के फॉर्म में भी आ सकता है ये, या फिर आपके यहाँ पर है टेंशन इज कॉल्ड क्या होता है, डक्टिलिटी। तो आपको ये
पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि इट कैन बी ड्रॉन इनटू स्मॉलर सेक्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ टेंशन। ये आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, डक्टिलिटी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो 4 ऑप्शन है चारों को मैं यहाँ पर समझाना जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि प्लास्टिसिटी है, तो प्लास्टिसिटी में अपन ने पढ़ा था कि किसी भी मटेरियल पर अपन जब लोड लगाते हैं, जब किसी मटेरियल पर अपन लोड लगाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आता है और वो डिफॉर्म हो जाता है, तो उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी वो होता है जब अपन क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी जो मटेरियल कैन बी ड्रॉन आउट इन टेंशन बिफोर इट्स फ्रैक्चर, जब अपन उस पर टेंशन फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, तो इसे अपन डक्टिलिटी कहते हैं। एंड इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी वो होता है जब अपन किसी भी मटेरियल पर लोड लगाते हैं तो वो अपनी लोड लगाने के बाद उसे लोड को रिमूव करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा दोस्तों, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, तो उसे कहते हैं अपन इलास्टिसिटी। तो मेलेबिलिटी क्या होता है, जब मेलेबिलिटी वो होता है दोस्तों आपको यहाँ पर कि इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एट डिफाइंड एबिलिटी टू हैमर्ड, प्रेस्ड और रोल्ड इनटू द शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। तो दोस्तों मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जब अपन लोड लगाते हैं तो ये क्या होता है, एक सीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चारों तरफ से स्ट्रेच होता है ऑल डायरेक्शन में और एक सीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये अपन को सीट नहीं बोलेगा तो रोल्ड बोल देगा, प्रेस्ड बोल देगा, हैमर्ड बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है दोस्तों, तो इसका मतलब होगा मेलेबिलिटी। तो यहाँ पर मेलेबिलिटी ऑप्शन होगा। एवरी मटेरियल ओबे हुक्स लॉ विद इन इट्स, तो आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से कि हुक्स लॉ कब वैलिड होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दे रखा है उसने इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जो हुक्स लॉ वैलिड होता है दोस्तों वो यहाँ पर होता है सी ऑप्शन यहाँ पर कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो दोस्तों ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों कि द रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, जी की जगह इन्होंने एन दे रखा है दोस्तों, तो वही आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, 2g 1 + म्यू, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और यहाँ पर अपन जी की जगह टाइप कर देंगे 2n और म्यू की जगह इन्होंने क्या टाइप किया 1/m, ये भी लिख सकते हैं अपन, तो यहाँ पर 1/m। तो इसको आप मिला लीजिए कहाँ पर हैं, एंड इसको मिलाने के बाद दोस्तों तो ये ए ऑप्शन होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ द पीस अंडर टेंशन इंडिकेट सेट्स। तो इसमें टेंशन आ रहा है दोस्तों, तो टेंशन आपको याद रखना है, तो वो डक्टिलिटी में होगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर द रिलेशनशिप विद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शियर मॉडुलस, तो वही है दोस्तों जो कि मैंने आपके लिए बताया था 2g 1 + म्यू, वही है दोस्तों। तो यहाँ पर g की जगह n कर दिया उन्होंने, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है दोस्तों द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो वो क्या होता है दोस्तों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है दोस्तों, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम कि बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसे कहते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर सब कुछ दिया है आपके लिए। यंग मॉडुलस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एंड बल्क मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी आ सकता है या नॉर्मल स्ट्रेस आ सकता है अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पर शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, तो ये होता है मॉडुलस शियर मॉडुलस। पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये है दोस्तों इलास्टिक कांस्टेंट। तो ये पॉइजन रेशियो की वैल्यू आपको पता ही है 0.5। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम। तो दोस्तों जो डक्टिलिटी रहती है वो रोट आयरन में ज़्यादा रहती है दोस्तों। अब इसका रीज़न भी बताने वाला हूँ मैं आपको, रोट आयरन में क्यों ज़्यादा रहती है डक्टिलिटी। तो यहाँ पर है दोस्तों जो कार्बन कंटेंट इंक्रीज करेंगे अपन तो डक्टिलिटी क्या होगी दोस्तों, डिक्रीज होगी दोस्तों। अगर अपन कार्बन कंटेंट जिस मटेरियल में ज़्यादा है उसकी डक्टिलिटी उतनी ही कम होगी दोस्तों। जैसे कि अपन यहाँ पर देख रहे हैं माइल्ड स्टील में कितनी है 0.3,
ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर कास्ट आयरन में कितनी है, तो 2 से 5%, रोट आयरन में 0.08। ये है प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का ये प्यूरेस्ट फॉर्म है दोस्तों। पिग आयरन में 4। तो जो कार्बन कंटेंट रहता है दोस्तों वो रोट आयरन में सबसे कम रहता है दोस्तों, तो इसकी डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर आ गया इनका या इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया तो आपको ये पता होगा, तभी आप इनको जमा पाएंगे दोस्तों। क्योंकि रोट आयरन का सबसे कम, फिर माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, फिर पिग आयरन, इनका सीक्वेंस में जमाना होगा दोस्तों अपन को कि सबसे कम किसका, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एस कार्बन कंटेंट इंक्रीज। जब अपन कार्बन कंटेंट किसी मटेरियल में इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज करेंगे कार्बन कंटेंट, डक्टिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है स्टील की वो इंक्रीज होगी, कोरोजन रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा दोस्तों। तो ये सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सॉलिड इज गिवन एज, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या है, गिवन। तो स्ट्रेन एनर्जी में आपने दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1/2 स्ट्रेस स्ट्रेन, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों आपने, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आता है। तो इसमें इसका क्या होगा 0.5, तो 0.5 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो इसका ये डी आंसर करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडल्स एंड मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। तो वही है दोस्तों, कुल मिला के बात है कि सी है वही है, E = 2G 1 + μ। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन इलास्टिक कांस्टेंट से। द मॉडल्स ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील, तो स्टील के लिए दोस्तों आपको पता ही है कि 2 × 10⁵ मेगापास्कल होती है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर जो अदर मटेरियल है उनके लिए इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर स्टील के लिए अपन को पता ही है 2 × 10⁵ होती है, कॉपर के लिए 1.1 × 10⁵ होती है। तो ये दोस्तों ये वैल्यू आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर पॉइजन रेशियो, इन्होंने यंग मॉडुलस E एंड शेयर मॉडुलस G एंड पॉइजन रेशियो और V इज़ गिवन बाय, तो यहाँ पर जो टर्म्स दिए हैं इन्होंने तो इनके बारे में अपन जानते हैं। तो E = क्या होता है दोस्तों 2G 1 + μ होता है। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो अपन को यहाँ पर G की वैल्यू निकालनी है तो G की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों अपन, तो E के अपॉन में क्या आ जाएगा 2 1 + μ, ठीक। तो यहाँ पर म्यू की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया V, तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, आंसर A होगा दोस्तों। तो इसी टाइप से आपको आंसर निकालना होगा दोस्तों। द मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज़, तो मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 0.5 ही है दोस्तों, आप इसको ज़रूर याद रखें दोस्तों। तो दोस्तों अब नेक्स्ट अपन ने यहाँ पर 21 क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लाऊंगा एवरी डे, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह प्रिपरेशन हो सकती है आपकी। अगर चैनल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।